Hi students, so we are going to start with chapter 1 of class 12th solutions. So it's again a good opportunity for those who have not done chapter solutions before, and they can study all the important concepts from this video. So let us start with the definition of solutions. What is a solution? You must have studied it in 11th also कि solution एक homogeneous mixture होता है which is formed by mixing two or more components. For example, अगर हम बात करें salt in water solution की, so in salt in water solution there are two components as the name indicates. One is water, the other is salt. So आपने बहुत बार घर में एक salt solution बनाया होगा. So what we do is we take water which is one component and we tend to dissolve salt which is the second component. So basically solution is a mixture, but more importantly it is homogeneous mixture. Homogeneous का मतलब ये है कि जब आप एक component दूसरे component में dissolve कर रहे हो, it should become uniform throughout. ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक कंपोनेंट अलग नज़र आए, दूसरा कंपोनेंट अलग नज़र आए. सो फॉर अ सोल्यूशन इट हैज़ टू बी होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स. ओके, बट यूजुअली इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दो सोल्यूशंस जिसके अंदर दो ही कंपोनेंट होंगे. ओके, सो बेसिकली वी विल बी डीलिंग विद बाइनरी सोल्यूशंस. ओके, सो सोल्यूशंस एज पर डेफिनेशन इट्स अ होमोजेनस mixture of two or more components, but particularly as I told you that there can be two or more components. लेकिन अगर जिसमें दो ही component होते हैं, such a solution is known as binary. अगर 3 components होंगे it will be ternary, 4 components होंगे तो it will be quaternary. बट इन दिस चैप्टर वी विल बी डीलिंग विद द बाइनरी कंपोनेंट्स. हम इस चैप्टर में हमारी पूरी डिस्कशन जो चलेगी वो बाइनरी सॉल्यूशंस के ऊपर ही चलेगी, यानी कि वी विल बी टॉकिंग अबाउट दो सॉल्यूशंस जिसमें दो ही कंपोनेंट होंगे. नाउ अगर दो ही कंपोनेंट होंगे तो डेफिनेटली एक कंपोनेंट ज़्यादा क्वांटिटी में होगा एंड वन कंपोनेंट वुड बी प्रेजेंट इन द लेस क्वांटिटी. तो जो कंपोनेंट ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है that is known as solvent. As you can see, when you dissolve salt in water, water is present in excess quantity. आप पानी ज़्यादा quantity में लेते हो and the salt which you tend to dissolve, it is taken in the less quantity. So here water which is taken in the large quantity is known as solvent and it is denoted by A. And if you talk about solute, solute over here is the salt which is denoted by B. तो basically binary solutions में दो ही components होते हैं A and B. A is the solvent and B is the salt. So after understanding what a solution is, you also need to know that there can be different solutions depending upon the phase of the solvent. आप जो solvent ले रहे हो क्या वो liquid है, क्या वो solid है या वो गैस है, उसके बेसिस पे हम सॉल्यूशन को 3 क्लासेस में क्लासीफाई करते हैं. लाइक वी हैव क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशंस की अगर हम बात करें तो वी हैव 3 टाइप ऑफ सॉल्यूशंस डिपेंडिंग अपॉन द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट, नॉट सोल्यूट, सॉल्वेंट. वी हैव लिक्विड सॉल्यूशंस, वी हैव सॉलिड सॉल्यूशंस, वी हैव गैस सॉल्यूशंस. ओके, सो इफ आई से लिक्विड सॉल्यूशंस, इफ आई टॉक अबाउट द लिक्विड सॉल्यूशंस, so for liquid solutions solvent has to be liquid. Solute can be anything. Solute can be solid, solute can be liquid, solute can be gas. तो अगर आपका solvent liquid है irrespective of the physical state of solute, solute चाहे solid and liquid डाल के बनाओ आप, चाहे liquid and liquid बना के आप डालो, गैस इन लिक्विड बना के
सॉल्यूशन बनाओ, इट विल बी कॉल्ड अ लिक्विड सॉल्यूशन, क्योंकि एज आई टोल्ड यू दैट डिपेंडिंग ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट क्या है उसके बेसिस पे हम सॉल्यूशन को क्लासीफाई करते हैं, दैट इज गोना बी लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन और गैस सॉल्यूशन. सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट अ लिक्विड सॉल्यूशन बिकॉज अगेन इस पूरे चैप्टर में वी विल बी डीलिंग विद लिक्विड सॉल्यूशंस ओनली. दैट मीन्स हम जब भी सॉल्यूशन की बात करेंगे इट हैज़ टू बी लिक्विड सॉल्यूशन, चाहे वो सॉलिड लिक्विड में डिज़ोल्व करके बनाओ, लिक्विड लिक्विड में डिज़ोल्व करके बनाओ, चाहे गैस इन लिक्विड डिज़ोल्व करके बनाओ. सो यू मस्ट बी वंडरिंग देयर एग्जाम्पल्स कि ऐसे कौन से सॉल्यूशंस हैं जिसमें आप सॉलिड को लिक्विड में डिज़ोल्व करते हो. तो वेरी कॉमन एग्जाम्पल सॉल्ट इन वाटर. जब आप घर में कभी आपने नमक को पानी में डाला होगा तो आप सॉल्ट इन वाटर डिज़ोल्व करके जो सोल्यूशन बना रहे हो, दिस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अ लिक्विड सोल्यूशन जिसमें आपका सल्यूट सॉलिड है लेकिन आपका सॉल्वेंट लिक्विड है. सो बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सच अ सोल्यूशन इज सॉल्ट सोल्यूशन, salt in water solution. Liquid in liquid, you have seen across you that we often mix water in alcohol. Okay, so alcohol, which is your ethanol, ethanol is a liquid and you are tending to dissolve in water or vice versa. So in both the cases, whether you dissolve alcohol in water or water in alcohol, it's an example of liquid solution formed by dissolving liquid in liquid. And finally the gas in liquid. Think about the solutions जिसमें आपको लगता है कि आपने गैस को कभी लिक्विड में डिज़ोल्व होता हुआ देखा हो. Carbonated beverages, the cold drinks, when you open, what happens? The moment you open, carbon dioxide start coming out of it. That means जब बॉटल को क्लोज किया गया था तो गैस वॉज डिज़ोल्व्ड इन द लिक्विड. कहीं ना कहीं वो गैस लिक्विड में डिज़ोल्व थी. सो ऑल द कार्बोनेटेड बेवरेजेस आर द बेस्ट एग्जाम्पल जिसमें हमने देखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस किसी भी कोल्ड ड्रिंक में डिज़ोल्व होती हुई देखी गई है. सो द बेस्ट एग्जाम्पल इज ऑल द कार्बोनेटेड बेवरेजेस in which CO2 is dissolved in the liquid. So just like your liquid solutions, we have solid solutions, we have gas solutions. So obviously solid solution में आपका solvent solid होगा, solute solid liquid या gas कुछ भी हो सकता है. Similarly in your gas solution, your solvent would be gas, solute आपका solid liquid gas कुछ भी हो सकता है. So there's a table given in the NCERT जिसमें आपको ऑल दी टाइप ऑफ सोल्यूशन के एग्जाम्पल्स मिलेंगे, लिक्विड सोल्यूशंस के, सॉलिड सोल्यूशंस के, गैस सोल्यूशंस के. बट देन अगेन इन दिस चैप्टर वी हैव टू फोकस ऑन दी लिक्विड सोल्यूशन. सो आफ्टर गिविंग यू द 3 टाइप ऑफ लिक्विड सोल्यूशंस वी विल move forward to the next topic. But if you are curious to know that what are the various examples of solid solutions जिसमें solid में dissolve हो, लिक्विड सॉलिड में ही डिज़ोल्व हो, गैस सॉलिड में ही डिज़ोल्व हो, यू कैन गो थ्रू द टेबल दैट इज़ गिवन इन द NCERT और एनी रेफरेंस बुक दैट यू आर फॉलोइंग. सो देयर यू कैन सी दोज एग्जाम्पल्स. Okay, so now moving on to the very first topic I would say after the introduction of solutions is expressing the concentration of a solution. The topic is expressing the concentration of a solution. Now guys, because you know that solution is a mixture and mixture is formed by mixing 2 or more components in any ratio, and because the ratio is not defined, okay, तो अगर suppose if there are 2 salt solution made by 2 different people, how would I know कि क्या वो दोनों सॉल्ट सोल्यूशन सेम क्वांटिटी सॉल्ट के डिज़ोल्व करके बनाए गए हैं? हो सकता है कि एक स्टूडेंट ने जो सॉल्ट सोल्यूशन बनाया हो वो 1 ही चम्मच सॉल्ट का डिज़ोल्व किया हो एंड दूसरे स्टूडेंट ने 2 चम्मच सॉल्ट के डिज़ोल्व करे हो. तो दैट मीन्स सॉल्ट सोल्यूशन ए का भी है, सॉल्ट सोल्यूशन बी का भी है, बट आर दे सेम? नो, बिकॉज द क्वांटिटी में डिफर. हो सकता है कि जो ए ने क्वांटिटी सॉल्ट की ली हो वो डिफरेंट हो और जो बी ने क्वांटिटी ली हो वो डिफरेंट हो, बिकॉज द रेशो
हैज़ टू बी डिफरेंट, रेशो तो सेम रखनी कोई कंपल्शन होती नहीं है। तो जब हमारे पास एक सोल्यूशन बन के आता है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि जब वो सोल्यूशन बनाया था तो उसमें सॉल्वेंट के अंदर हमने कितना सोल्यूट डाला है। क्या हमने 1 मोल डाला है, क्या हमने 2 मोल डाला है, यू कैन एक्सप्रेस इट इन ग्राम्स, क्या हमने 1 ग्राम डाला है, क्या हमने 2 ग्राम डाला है। तो देयर आर वेरियस वेज, यू नो, हम बहुत सारे तरीक़ों से सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। बट एज ऑफ नाउ व्हाट इज़ कंसंट्रेशन? कंसंट्रेशन का मतलब क्या है? कंसंट्रेशन इज अमाउंट ऑफ सोल्यूट, amount of solute dissolved in given quantity of solvent। आपने सॉल्वेंट की क्वांटिटी को फिक्स कर दिया। मैंने ए स्टूडेंट को बोला दैट यू ऑल्सो टेक 1 लीटर ऑफ वाटर, बी स्टूडेंट को बोला यू ऑल्सो टेक 1 लीटर ऑफ वाटर। सॉल्वेंट की क्वांटिटी को फिक्स कर दिया एंड देन आई विल आस्क फ्रॉम ए स्टूडेंट दैट यस हाउ मच सोल्यूट यू एडेड, एंड देन आई विल आस्क फॉर हाउ मच अमाउंट ऑफ सोल्यूट वाज एडेड बाय बी। तो ए की कंसंट्रेशन डिफर करेगी, बी की कंसंट्रेशन डिफर करेगी, बिकॉज इवन इफ दे हैव टेकन द सेम क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट देयर अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज डिफरेंट। और अगर सोल्यूट की अमाउंट डिफरेंट है मतलब उनकी कंसंट्रेशन डिफरेंट है। सो हाउ डू वी डिफाइन कंसंट्रेशन? अमाउंट ऑफ सोल्यूट, अमाउंट ऑफ सोल्यूट, अमाउंट ऑफ सोल्यूट, कितना सोल्यूट डाला है, हाउ मच in the given quantity of solvent। तो this is fixed, maybe 1 liter or anything, but solute कितना डाला है। So what is the concentration of solution? Concentration of solution if defined as amount of solute dissolved in given quantity of solvent। So now after understanding कि concentration of solution निकालनी बहुत ज़रूरी है, because if the concentration will differ, same solution will be different even if both the solutions are of salt। but अगर ए स्टूडेंट की सॉल्ट सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट है, बी स्टूडेंट की सॉल्ट सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट है, सो दे आर 2 डिफरेंट सोल्यूशंस। सो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग की कंसंट्रेशन क्या होती है, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न द वेरियस मेथड्स और द वेरियस वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन, कि इस कंसंट्रेशन को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। Probably this topic you have also covered in your 11th, but yes, here we will be doing it again because this topic will be important, not because questions are directly asked from this, but it will also help you in the upcoming topics of this chapter। तो पहला हमारे पास जो मेथड होता है दैट इज़ द मास परसेंटेज, मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन। अगर आप किसी सोल्यूशन की मास परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हो तो कैसे कैलकुलेट करना है आपने? सोल्यूट का मास आपको ऊपर रखना है डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ना वन थिंग आपको एक चीज़ यहाँ पे याद करनी है कि जितने भी मेथड्स आप पढ़ोगे एक्सप्रेस करने के लिए कंसंट्रेशन को, न्यूमरेटर में हमेशा सोल्यूट आएगा, चाहे मास आए, चाहे नंबर ऑफ मोल्स आए, चाहे वॉल्यूम आए, वॉट एवर, लेकिन न्यूमरेटर में हमेशा सोल्यूट ही आएगा, बिकॉज कंसंट्रेशन का मतलब ही यही है। हम ये देखना चाहते हैं कि हम कितने सॉल्वेंट में कितना सोल्यूट डाल रहे हैं। अब वो कितना सोल्यूट डाल रहे हैं, चाहे आप ग्राम में एक्सप्रेस करो, चाहे आप वॉल्यूम में एक्सप्रेस करो, चाहे आप नंबर ऑफ मोल्स में एक्सप्रेस करो, उससे आपके कंसंट्रेशन के तरीके बदलते जाएंगे, बट न्यूमरेटर में आएगा सोल्यूट। ओके, नीचे क्या आएगा? अब आप अपने मार्क्स की भी परसेंटेज कैलकुलेट करते हो तो व्हाट यू डू, नीचे हम टोटल मार्क्स लेते हैं, इसीलिए जब मास परसेंटेज कैलकुलेट करनी है ऊपर तो सोल्यूट का मास आएगा, बट नीचे इट हैज़ टू बी टोटल मास। एंड व्हेन आई से टोटल इट मीन्स पूरे सोल्यूशन का, जिसमें सोल्यूट भी आएगा और सॉल्वेंट भी आएगा, दोनों का आपको मास इकट्ठे लेना है एंड यू मल्टीप्लाई बाय 100 एंड यू विल कैलकुलेट द मास परसेंटेज। ओके, सो आई कैन गिव यू एन एग्जाम्पल। ओके, सो लेट्स सी वन न्यूमेरिकल ऑफ दिस मेथड। So there's a question
calculate the mass percentage of benzene and carbon tetrachloride if 22 gram of benzene is dissolved in 122 gram of CCl4. So this is a a question which can explain you that how to calculate mass percentage, although it's very easy, but let's do it. So you have to calculate the mass percentage of both the components. आपको बेंजीन की भी मास परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, आपको CCl4 की भी कैलकुलेट करनी है. ऑल्दो अगर आप एक कंपोनेंट की कैलकुलेट कर लो तो आपको दूसरे कंपोनेंट की निकालने की नीड नहीं होती, बिकॉज यू कैन जस्ट सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम 100. ओके, बट बिकॉज इन दिस क्वेश्चन इट इज़ गिवन, so we will calculate the mass percentage for both the components. But yes, then you can verify. अगर आप दोनों की components की mass percentage formula यूज़ करके calculate कर रहे हो तो दोनों को add करके 100 बनना चाहिए. तो अगर 100 बन रहा है तो आपका verify हो जाएगा. बट इफ़ यू डू नॉट वांट टू कैलकुलेट तो आप एक ही कैलकुलेट करके 100 में से माइनस कर सकते हो. बट यू हैव टू बी श्योर कि आपका मास परसेंटेज जो आपने कैलकुलेट करी है वो सही है. सो लेट अस डू दिस क्वेश्चन. तो आपको सबसे पहले बेंजीन की मास परसेंटेज कैलकुलेट करनी है. सो मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन. अब अगर आपको बेंजीन की मास परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, इट मीन्स बेंजीन ओवर हेयर इज एक्टिंग एज अ सल्यूट. बेंजीन की मास परसेंटेज कैलकुलेट करने का मतलब है कि हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि बेंजीन इज एक्टिंग एज अ सल्यूट. तो एज आई टोल्ड यू कि आपको सल्यूट का मास ऊपर रखना है. सो ऑब्वियसली अगर बेंजीन यहाँ पे सॉल्यूट है तो बेंजीन का मास ऊपर रखना है. एंड नीचे आई टोल्ड यू दैट यू हैव टू कीप द टोटल मास of solution and then you have to multiply by 100. So this is as per the formula. Now let's see, क्या हमें बेंजीन का मास गिवन है? Yes, because it's written 22 gram of benzene is dissolved in 122 gram of CCl4. So as per the given information, बेंजीन का मास 22 है. You can see it is given 22. But now in the denominator we have to take the total mass. Many a times it happens that you keep on looking for the total mass in the question, but total mass में as it is नहीं given होता. We need to add. For example, यहाँ पे हमें बेंजीन का मास 22 given है, CCl4 का 122 given है. So we need to add them and we have to keep it in the total mass. तो अगर आप total mass देखेंगे, it will become 22 plus 122, बेंजीन plus CCl4, क्योंकि total otherwise is not given. तो we'll multiply by 100. So what is the value? 22 upon 144 into 100 and we'll solve it. This percentage is coming out to be approximately 15.2%, which you can calculate. Okay. Now you have calculated the mass percentage of benzene. Now you need to calculate the mass percentage of CCl4, which is the other component present in the solution. So now if you want to calculate the mass percentage of CCl4, that means now we are considering CCl4 to be the solute. Okay, so here now mass of CCl4 will come in the numerator, and of course in the denominator we need to take the total mass of solution and multiply by 100. So what is the CCl4 mass given? So if you talk about CCl4, its mass is 122. So obviously 122 will be taken in the numerator. Again in the denominator we have to take the total mass. So it will be 22 plus 122 into 100. So it will become 122 upon 144 into 100. And if you will solve it, the value comes out to be 84.8%. So now after calculating the mass percentage of both the components, you can verify that if you add the mass percentage of both the components, it will become 100. So that is like verifying your answer कि आपने जो दो mass percentages calculate करी हैं वो सही हैं, because the percentage after adding has to be 100 and you can see that if you will add them it will be 100. Okay. Now
let me tell you that we have started with the first way of expressing the concentration in the form of mass percentage. मैंने आपको mass percentage का फॉर्मूला बताया and also मैंने आपको एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन किया. But let me tell you the truth, never in the exam you will be asked about the mass percentage. आपको mass percentage पे सीधा न्यूमेरिकल कभी नहीं आता कि okay you know calculate the mass percentage of this when you know this much is dissolved in this. No, बट आपको मास परसेंटेज इंटरप्रेट करनी आनी चाहिए. मतलब मैनी अ टाइम्स व्हाट विल हैपन, आपको क्वेश्चंस दूसरे कॉन्सेंट्रेशंस को कैलकुलेट करने के लिए आएंगे लेकिन आपको उसमें मास परसेंटेज गिवन होगी. तो अगर आपको 40% मास परसेंटेज गिवन है या 15.2% मास परसेंटेज गिवन है तो इसको इंटरप्रेट कैसे करना है. Okay, that you have to learn. Okay, so that I'll explain you when you know we will be doing the questions कि अगर हमें मास परसेंटेज गिवन होती है तो उसको यूज़ करके how we interpret it and how we use it in solving the other part of the question. Okay, now after mass percentage, just like mass percentage we have volume percentage, we have mass by volume percentage. तो अगर आपको मास परसेंटेज का कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड द वॉल्यूम परसेंटेज. मास परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए हम न्यूमरेटर में भी मास लेते हैं, डिनोमिनेटर में भी मास लेते हैं एंड देन वी मल्टीप्लाई बाय 100. ओके, सिमिलरली वॉल्यूम परसेंटेज में भी वॉल्यूम लेंगे. इंस्टेड ऑफ टेकिंग मास वी विल बी टेकिंग वॉल्यूम विद द ओनली डिफरेंस कि वॉल्यूम हमें ऊपर सल्यूट का लेना है, नीचे टोटल लेना है. बिकॉज वेन एवर वी टॉक अबाउट परसेंटेज डिनोमिनेटर में टोटल आता है मल्टीप्लाई बाय 100. ओके, तो बिल्कुल सेम फॉर्मूला है जस्ट लाइक मास परसेंटेज. उसमें हम ऊपर सल्यूट का मास ले रहे थे, यहाँ पे हमें वॉल्यूम लेना है. नीचे हम टोटल मास ले रहे थे, यहाँ पे हमें टोटल वॉल्यूम लेना है एंड वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 100. ओके, अगेन मेरी बात अगर आप नोटिस करो तो न्यूमरेटर में सल्यूट ही आएगा, सिर्फ मेथड चेंज हो रहा है, कॉन्सेप्ट नहीं चेंज हो रहा. कॉन्सेप्ट यही बोल रहा है कि हमें कंसंट्रेशन कैलकुलेट करनी है, दैट इज़ वी नीड टू नो द अमाउंट ऑफ सल्यूट. तो ऊपर सल्यूट ही आ रहा है. ओनली द डिफरेंस इज कि मास परसेंटेज के केस में बिकॉज इट वॉज बीइंग एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मास तो न्यूमरेटर में मास आ रहा था, और वॉल्यूम परसेंटेज के केस में बिकॉज इट इज़ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम तो ऊपर वॉल्यूम आ रहा है. रेस्ट इज सेम. ओके, now similarly we have another type of concentration, mass by volume. So as the name indicates mass by volume percentage में नाम ही बता रहा है कि ऊपर न्यूमरेटर में हमें मास लेना है, बाय नीचे हमें वॉल्यूम लेना है. So it's like blending the above two methods. Mass by volume percentage में we have to take mass of solute in the numerator, but in the denominator we need to take total volume of solution into 100. Okay, because it is percentage तो नीचे तो total ही आएगा. ओके, सो अगर आपको मास परसेंटेज अंडरस्टैंड हो गया तो वेरी इजीली यू कैन डू द क्वेश्चन ऑन वॉल्यूम परसेंटेज एंड सिमिलरली मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज. सो ऑल ऑफ दीज थ्री कम्स इन दी परसेंटेज मेथड. अब व्हाट हैपन्स इज़ कि हम परसेंटेज कैलकुलेट कर तो लेते हैं बट बहुत बार क्या होता है कि हमारी परसेंटेज की वैल्यू बहुत कम आती है. रीज़न बीइंग इज़ आपने देखा होगा कि जब हम सोल्यूशन बनाते हैं, लाइक आप खुद इमेजिन करो कि अगर आप घर में एक पानी के अंदर नमक डाल रहे हो तो वाटर इज़ ऑफन टेकन इन अ लार्ज क्वांटिटी. पानी आप पूरा एक ग्लास लेते हो, नमक आप एक चम्मच से भी कम डालते हो. तो द थिंग इज़ नॉर्मली सल्यूट बहुत कम होता है. सल्यूट की जो क्वांटिटी होती है एज़ कम्पेयर टू द सॉल्वेंट और एज़ कम्पेयर टू द टोटल सॉल्यूशन इज़ वेरी लेस. तो उससे क्या होता है कि जब हम परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं तो परसेंटेज की वैल्यूज़ मोस्ट ऑफ द टाइम पॉइंट्स में आती है. लाइक यू नो, अगर आपने कोई सॉल्यूट डिज़ोल्व किया इन अ वेरी लार्ज क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट तो आप परसेंटेज कैलकुलेट करके आए 0.0015. यू नो, now when you have the percentage values in points it is very cumbersome to deal, right? तो साइंटिस्ट ने एक another method develop किया, ppm, that is parts per million. उसमें हम क्या करते हैं, जैसे आप मास परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे थे तो मास ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सोल्यूशन को 100 से मल्टीप्लाई करते हो. लेकिन अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करने की जगह 10⁶ से मल्टीप्लाई कर लें, रेस्ट इज सेम. ओनली द डिफरेंस इज
कि परसेंटेज कैलकुलेट करते वक्त वी नीड टू मल्टीप्लाई बाय 100, ओके। बट कई बार परसेंटेज एक्सप्रेस करना एक अच्छा मेथड नहीं होता बिकॉज द वैल्यू कम्स आउट टू बी इन डेसिमल्स। सो व्हाट वी डू इज वी गो फॉर द अनदर मेथड विच इज़ PPM, दैट इज़ parts per million. So what we do in this is the above method, mass of solute divided by total mass of solution, instead of multiplying by 100 we multiply by 10 raised to the power 6. So suppose अगर आपकी परसेंटेज 0.015 आ रही थी, तो अगर आप उसको PPM पे एक्सप्रेस करोगे तो वो 15 PPM आ जाएगी, बिकॉज आपको 10 raised to the power 6 से मल्टीप्लाई करना है. सो इट इज़ वेरी इजी टू डील विथ 15. अगर आप बोलते हो किसी को कि मेरे सोल्यूशन की कंसंट्रेशन 15 PPM आई है, तो दैट इज़ वेरी इजी रादर देन सेइंग 0.0015%, राइट. So this is for making the things convenient, otherwise it is also one of the way, okay. So now after studying the three methods of expressing the concentration, that is the mass percentage and then the volume percentage, mass by volume percentage, PPM, obviously the concept will become more clear when we will be doing a lot of questions on them, okay. But now let's move on to the next method, which is one of the very important method which is used in chemistry to express the concentration very frequently, is molarity. Now molarity is the concentration term which is used by the scientists very often, okay. अब molarity क्या होता है? If you go by the definition of molarity, molarity is number of moles dissolved in 1 liter of the solution. अब एक तो ये डेफिनेशन है कि नीड टू क्रैम इट, नंबर ऑफ मोल्स डिजॉल्व्ड इन 1 liter ऑफ द सोल्यूशन. बट इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई सोल्यूशन बना रहे हो, लेट से उसके अंदर आपके पास 10 लीटर वॉल्यूम है, 5 लीटर वॉल्यूम है, ओके. सो वट एवर इज द वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन, यू हैव टू फोकस ऑन दी 1 liter. आपको अपने 1 liter पे फोकस करना है एंड यू नीड टू नो कि आपके 1 liter में कितने मोल्स हैं. 1 liter में जितने मोल्स आएंगे दैट विल बी द मोलारिटी. सो इरिस्पेक्टिव ऑफ द टोटल वॉल्यूम, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि आप कोई सोल्यूशन बना रहे हो तो आप 1 liter ही वॉल्यूम ले रहे हो. यू मे बी टेकिंग 2 liters, यू मे बी टेकिंग 10 liters, सो इट्स ओके. सो वट एवर इज़ द वॉल्यूम दैट्स ओके. बट आपने देखना है कि उस पूरे वॉल्यूम में से अगर आप उसका सिर्फ 1 liter वॉल्यूम कंसिडर कर रहे हो, अगर आप उसका 1 liter वॉल्यूम कंसिडर कर रहे हो, उसमें जितने भी मोल्स आ रहे होंगे, 5 मोल्स आ रहे हैं, 10 मोल्स आ रहे हैं, वो आपकी मोलारिटी होगी. So that is the definition, that molarity is defined as the number of moles किसके, of solute. Of course solute के moles आप dissolve करते हो in 1 liter of the solution, okay. But ज़रूरी नहीं है कि solution का volume 1 liter हो, it could be larger. So हम एक formula develop कर लेते हैं कि okay, आप molarity का formula note कर लीजिए, that number of moles of solute आपको न्यूमरेटर में लेने हैं. यू हैव टू डिवाइड इट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर. अगर आप उसको टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन से डिवाइड कर लोगे तो जो आपके पास वैल्यू आएगी वो पर लीटर के लिए आ जाएगी. तो अगर सपोज आपके पास 10 मोल्स 20 लीटर सोल्यूशन में थे, तो दैट मीन्स हाफ मोल्स आर प्रेजेंट पर लीटर. दैट इज़ योर मोलारिटी. आपने वॉल्यूम टोटल 20 लिया था, बट द मोमेंट यू डिवाइडेड इट बाय 20, क्योंकि फॉर्मूले में वो टोटल वॉल्यूम डिवाइड हो गया, तो उससे आपके पास जो आंसर है वो पर लीटर आ गया, वही मोलारिटी है. तो उन्होंने मोलारिटी के फॉर्मूले में ही ये प्रोविज़न दे दी कि जितना भी वॉल्यूम हो आप उसको नीचे डिवाइड कर दो ताकि आपका जो आंसर आए वो पर लीटर आ जाए, बिकॉज दैट इज़ व्हाट इज़ मोलारिटी, ओके. बट नाउ हियर वी नीड टू नो कि कभी कभार क्या हो सकता है कि सोल्यूशन आपका लीटर में ना गिवन हो, इट कुड बी इन मिलीलीटर और सेंटीमीटर क्यूब. तो आपको क्या करना है, इफ़ यू आर कैलकुलेटिंग द मोलारिटी, सो यू हैव टू कीप
the number of moles of solute in the numerator and volume of solution if it is in milliliter or let's say centimeter cube, then you have to multiply by 1000 because अगर आप फॉर्मूले में ही 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हो दैट मीन्स आपने इनहेरेंटली इस वॉल्यूम को लीटर में कन्वर्ट कर लिया है। तो अल्टीमेटली जब आप इसकी यूनिट्स देखोगे वो मोल्स पर लीटर आएंगी। ओके, सो नेवर यू हैव टू थिंक कि हाँ द यूनिट्स आर मोल्स पर मिलीलीटर, नो, इट इज़ मोल्स पर लीटर बिकॉज इवन इफ द वॉल्यूम इज इन मिलीलीटर और सेंटीमीटर क्यूब यू हैव ऑलरेडी कन्वर्टेड इट इनटू लीटर बिकॉज यू हैव ऑलरेडी मल्टीप्लाइंग बाय 1000 इन द फॉर्मूला। तो आपको ये दोनों फॉर्मूले ही याद करने हैं कि अगर मुझे मोलारिटी कैलकुलेट करनी है और वॉल्यूम लीटर में गिवन है तो आई हैव टू सिंपली टेक द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, ऊपर आपको सल्यूट के ही लेने हैं, क्या लेने हैं, नॉट मास नॉट वॉल्यूम बट द नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि मोलारिटी की बात हो रही है। नीचे आपको वॉल्यूम लेना है, इट शुड बी इन लीटर, अगर वो लीटर में नहीं है, ओके, लीटर और डेसीमीटर क्यूब बोथ द things are same because 1 liter is equal to 1 decimeter cube. So many a times in the question instead of volume being given in liter it could be given in decimeter cube, तो वो एक ही बात है। लेकिन अगर वॉल्यूम मिलीलीटर या सेंटीमीटर क्यूब में गिवन है जो कि दिया होता है बहुत बार, तो आपको फॉर्मूले के अंदर